मुंबई की शाम एक अजीब बेचैनी से भरी हुई थी। जैसे हवा में कोई तूफान बनने का डर छुपा हो, जैसे किसी पुरानी इमारत की दीवारें गिरने से पहले कांप उठती हैं। शहर का हर कोना भाग रहा था, लेकिन उस भागते शहर के बीच एक छोटी सी बस्ती थी, पुरानी, टूटी-फूटी, पर दिलों से बंधी हुई। वही बस्ती जहां अनुपमा रहती थी। और आज उस बस्ती पर कहीं दूर से खतरे की आहट आ चुकी थी, एक ऐसी आहट जिसका नाम था गौतम गांधी, और जिस खतरे की चाबी थी अनुपमा की बचपन की दोस्त, अब की पॉलिटिशियन, रजनी ताई। उस सुबह चौल के भीतर हलचल थी, लोगों के चेहरों पर डर था, कानाफूसी हो रही थी, बच्चे चुप थे और बूढ़े अपनी लाठियों पर झुककर एक ही सवाल दोहरा रहे थे, अब क्या होगा? क्योंकि खबर फैल चुकी थी कि रजनी ताई ने गौतम गांधी के साथ एक डील साइन कर ली है, जिसमें चौल को खाली कराया जाएगा और उसकी जगह एक ऊंची ऊंची इमारतें, शॉपिंग प्लाजा और गौतम का नया बिजनेस एम्पायर खड़ा होगा। और ये सुनते ही पूरा चौल जैसे टूट पड़ा, क्योंकि यहाँ रहने वाले लोगों के लिए ये सिर्फ मकान नहीं था, ये जिंदगी थी, यादें थीं, रिश्ते थे, घर था। उस दोपहर सब लोग अनुपमा के घर के बाहर जमा हो गए। कोई रो रहा था, कोई गुस्से में था, कोई डर से कांप रहा था, और बीच में अनुपमा खड़ी थी, शांति से, पर अंदर ही अंदर कहीं गहरी आग जल रही थी। एक माँ की आग, एक औरत की आग, एक इंसान की आग जिसे उसके लोगों ने पुकारा था। ताई, आप ही कुछ करो, रजनी ताई हमें नहीं सुन रही। अनुपमा ताई, आप हमारी आखिरी उम्मीद हो, हम सड़क पर आ जाएंगे, हमें बचाओ ताई। अनुपमा का दिल भर आया, पर चेहरा मजबूत रहा। उसने सबको देखा, एक एक चेहरे में डर और भरोसे का मिश्रण देखा, और धीरे से बोली, जब तक मैं जिंदा हूं ये बस्ती खाली नहीं होगी, ये मेरा वादा है। भीड़ में जैसे किसी ने नई जान भर दी। लोग रोते रोते मुस्कुराने लगे, कोई बच्चे को गले लगा रहा था, कोई अनुपमा के पैरों पर झुक रहा था, पर अनुपमा ने सबको रोक दिया। उसने कहा, लड़ाई जज्बात से नहीं, हिम्मत से जीती जाती है, हम लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे। उसी शाम चौल के बाहर बड़ी लग्जरी कार आकर रुकी, गौतम गांधी की। वो उतरा तो लगा जैसे किसी कॉर्पोरेट फिल्म का विलेन बाहर आया हो। महंगा सूट, हाथ में फोन, 4 बॉडीगार्ड और चेहरे पर अहंकार। उसने चौल को एक घृणा भरी नज़र से देखा। ये जगह गार्बेज, लेकिन मनी इज मनी, प्रॉफिट सबसे बड़ा धर्म होता है। अनुपमा सामने आ गई। गौतम ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, एक सिंपल औरत, कॉटन साड़ी, बिना मेकअप, पर आंखें, आंखें जैसे तूफान। गौतम ने हंसते हुए कहा, तुम हो कौन? अनुपमा ने शांत स्वर में कहा, मैं वो हूं जिसे ये लोग अपना परिवार मानते हैं। गौतम ने चुटकी ली, इमोशनल ड्रामा मत दिखाओ, यहाँ बिजनेस होगा, डील हो चुकी है, रजनी के साइन आ चुके हैं, तुम सबको निकलना ही पड़ेगा। अनुपमा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे लिए ये जमीन है, हमारे लिए घर, तुम सिर्फ प्रॉफिट देखते हो, हम इंसान देखते हैं। गौतम हंस पड़ा, सेंटिमेंट्स डोंट वर्क इन रियल एस्टेट मैडम। अनुपमा बोली, इंसानियत रियल एस्टेट से ज्यादा रियल होती है। गौतम गुस्से में बोला, बुलडोजर तुम्हारे डर और डायलॉग दोनों को उड़ा देगा, रिमेंबर दैट। वो चला गया, मगर हवा में उसका अहंकार ही रह गया, और उसी हवा में अनुपमा की मुट्ठी बंध गई। उसने खुद से कहा, लड़ना पड़ेगा, लड़ूंगी। उस रात उसे नींद नहीं आई। वो चौल की छत पर बैठी पुरानी यादों को देख रही थी। रजनी ताई उसके पास खड़ी हंस रही थी, कभी स्कूल जाते समय उसका बैग उठाती थी, कभी मंदिर के बाहर आलू वड़ा खिलाती थी, कभी दोनों मिलकर किसी लड़के से लड़ जाती थीं। वो बचपन की शरारतें, वो दोस्ती, वो भरोसा, सब धुंधला गया था। अब रजनी ताई एक नगर सेविका थीं। सत्ता के स्वाद ने उन्हें बदल दिया था, और अब वो उसी बस्ती को बेचने पर तुली थीं, जिसका हिस्सा कभी वो खुद भी थीं। अगले दिन अनुपमा सीधी रजनी ताई के ऑफिस पहुंची। बाहर लोग चापलूसी कर रहे थे, कोई फूल दे रहा था, कोई कंप्लेंट लेकर खड़ा था, कोई तस्वीर खिंचवा रहा था। गार्ड ने पूछा, आपका नाम? अनुपमा ने कहा, रजनी ताई मुझे जानती हैं। अंदर जाती है तो ताई अपनी कुर्सी पर बैठी है, जैसे राजा अपनी गद्दी पर बैठता है। रजनी ताई ने देखा और बोली, बोलो अनुपमा। कोई गर्मजोशी नहीं, कोई मुस्कान नहीं, बस ठंडा कठोर स्वर। अनुपमा ने अग्रीमेंट की कॉपी मेज पर रखी। ये क्या किया तुमने ताई? तुमने चौल को बेच दिया। रजनी ताई ने बिना शर्म के कहा, पॉलिटिक्स में दोस्ती नहीं होती, डील्स होती हैं, और इस डील में पैसा है, पावर है, मुझे अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। अनुपमा की आंखों में गुस्सा तैर गया। पर ताई, तुम भी यहाँ पली बड़ी हो, तुमने किस हक से लोगों का घर छीन लिया? तुम्हें पता भी है कितने लोग सड़क पर आ जाएंगे?
रजनीताई बोली, तुम ज्यादा इमोशनल हो जाती हो। मैं ये सब लोगों के लिए नहीं, अपने लिए कर रही हूँ। तुम्हें समझ नहीं आएगा। अनुपमा बोली, सच तुमसे दूर हो गया है ताई, कुर्सी के नीचे दब गया है। रजनीताई झल्लाकर बोली, डील कैंसिल नहीं होगी, समझी तुम, और तुम मुझे रोक नहीं सकती। अनुपमा उठते हुए बोली, ताई, मैं तुमसे नहीं लड़ रही, मैं जुल्म से लड़ रही हूँ, और जब जुल्म और सच टकराते हैं तो जीत हमेशा सच की होती है। अनुपमा बाहर निकली तो उसकी आंखें लाल थीं। कभी सोचा नहीं था कि वही रजनीताई आज दूसरों का घर उखाड़ने चली हैं, मगर लड़ाई अब तय थी। इधर गौतम गांधी अपने ऑफिस में अपना बड़ा ब्लूप्रिंट देख रहा था। उसमें चौल की जगह एक बड़े मॉल के सामने उसका नाम लिखा हुआ था, गौतम गांधी सेंट्रल। उसके आदमी कह रहे थे, सर, ऑपोजिशन का कोई चांस नहीं। रजनीताई पॉलिटिकल सपोर्ट दे रही हैं, पुलिस भी हमारी साइड होगी। गौतम ने विस्की का ग्लास हाथ में लेकर कहा, गुड, कल से नोटिस चिपकाओ। अगर कोई चिल्लाए धमकाओ, अगर कोई लड़ने आए तो पुलिस को कॉल करो। मुझे ये जगह चाहिए, बस चाहिए। अगले दिन चौल की दीवारों पर इविक्शन नोटिस चिपका दिए गए। लोग दहल गए। कोई नोटिस फाड़ रहा था, कोई रो रहा था, कोई बच्चा पूछ रहा था, ताई हम कहाँ जाएंगे। अनुपमा सबको शांत कर रही थी। कोई कहीं नहीं जाएगा, मैं हूं ना, मैं लड़ूंगी। कुछ ही देर में पुलिस आ गई, उनके पीछे गौतम गांधी भी। उसने ऊंचे स्वर में कहा, नोटिस मिल गए? अच्छा है, अब 7 दिन में घर खाली करना होगा, वरना बुलडोजर आएगा। भीड़ चिल्ला उठी, नहीं, ये जुल्म है, हम नहीं जाएंगे। गौतम बोला, कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा, तुम्हारी आवाज से कुछ नहीं बदलेगा। अनुपमा आगे आई, आवाज बुलंद हो तभी बदलाव होता है। हम कोर्ट भी जाएंगे, मीडिया भी, सब जगह। तुम्हारी इल्लीगल डील को मैं एक्सपोज करूंगी। गौतम मुस्कुराया, ट्राई कर लो, मेरे पास पैसे हैं, रजनी के पास पावर, तुम्हारे पास क्या है? अनुपमा ने दृढ़ स्वर में कहा, मेरे पास सच है, और सच हर सांस लेती बस्ती के साथ खड़ा है। और यही वो पल था जब गौतम ने पहली बार हल्का सा डर महसूस किया। भावनाओं से नहीं, लेकिन इस औरत के जुनून से, क्योंकि जुनून से भरे लोग सबसे खतरनाक होते हैं। लेकिन लड़ाई आसान नहीं थी। उसी रात 2 गुमनाम आदमी अनुपमा के घर के बाहर आए और बोले, डील से दूर रहना, वरना दुख होगा। अनुपमा ने दरवाज़ा खोलकर कहा, जाओ गौतम को कह दो, अनुपमा किसी से नहीं डरती। आदमी भाग गए। अगले दिन अनुपमा ने चौल वालों का मीटिंग रखा। हम लीगल फाइट करेंगे, हम प्रोटेस्ट भी करेंगे, हम मीडिया को भी बुलाएंगे, हम रजनीताई का असली चेहरा दिखाएंगे। लोगों ने ताली बजाकर हामी भरी। इधर रजनीताई अपने ऑफिस में बैठी थी कि एक चमचा बोला, ताई, अनुपमा और चौल वाले हंगामा कर सकते हैं। रजनीताई बोली, करने दो, मैं पॉलिटिकली संभाल लूंगी। गौतम का पैसा और मेरा पावर, दोनों के सामने ये लोग कुछ नहीं। पर उसके दिल में पहली बार हल्की बेचैनी आई, क्योंकि अनुपमा को वो बहुत अच्छे से जानती थी। अनुपमा जिद पर आ जाए तो दुनिया भी पलट सकती है। अगले 3 दिन चौल में महायुद्ध जैसे बीते। मीडिया आई, कैमराज आए, न्यूज़ चैनल्स ने दिखाया बस्ती के लोगों की चीख, पॉलिटिशियन ने बेची जनता, बिजनेसमैन का जुल्म। गौतम फ्यूरियस हो गया, रजनी, मीडिया तुम्हारे एरिया में कैसे आ गया? रजनीताई गुस्से में बोली, वो अनुपमा नॉनस्टॉप ड्रामा कर रही है, मैं संभाल लूंगी। पर क्राउड्स बढ़ रहे थे, लोग नारे लगा रहे थे, रजनीताई शर्म करो, बस्ती को बचाओ, अनुपमा जिंदाबाद। गौतम ने पुलिस को कहा, क्राउड कंट्रोल करो। पुलिस ने लाठीचार्ज की कोशिश की, पर अनुपमा ने आगे खड़े होकर कहा, एक मारो, सबको लगती है, तुम लोग भी तो किसी चौल से ही निकले हो। पुलिस पीछे हट गई। अब सिचुएशन बिगड़ती जा रही थी। गौतम ने सीक्रेट मीटिंग में कहा, रजनी, डील कैंसिल नहीं हो सकती, मैं करोड़ों लगा चुका हूं, अगर डील रुकी तो तुम्हारी कुर्सी गई। रजनीताई बोली, मैं डील नहीं रोकूंगी, पर अनुपमा को कुछ करो। गौतम ने कुछ खतरनाक सोचा। उसने कहा, मैं एक ऐसा कदम उठाऊंगा कि वो लड़ने लायक भी नहीं रहेगी। उधर अनुपमा चौल के लोगों के साथ कोर्ट में केस डालने की तैयारी कर रही थी, सब डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर रही थी। रात देर से घर लौटी तो देखा उसका दरवाज़ा तोड़ा गया था। पेपर्स बिखरे थे, कोई अंदर घुसा था। उसके फ़ोन पर मैसेज आया, चौल नहीं बचेगा, तुम भी नहीं बचोगी। अनुपमा ने डर को अंदर दबाकर कहा, सच किसी को नहीं डरता। इसी बीच एक शॉकिंग ट्विस्ट हुआ। एक महिला मीडिया के सामने आई जिसने खुलासा किया, रजनीताई ने डील के बदले पैसा लिया है। पूरा मुंबई हिल गया। रजनीताई पर करप्शन का आरोप लग गया। गौतम दहाड़ा, कौन बोला? ये साबोटाज है। अनुपमा को पता चला तो उसे शंका हुई, ये महिला कौन है, इसे किसने भेजा, ये राज कहाँ से बाहर आया? लेकिन स्टोरी और गहरी हो चुकी थी।
अगले दिन पूरे चौल के बीच अनुपमा प्रेस को इंटरव्यू दे रही थी कि अचानक पुलिस आ गई और उन्होंने कहा, हम अनुपमा को अरेस्ट करने आए हैं। रजनी ताई ने कंप्लेंट दी है कि अनुपमा ने उन्हें धमकाया और उनके ऑफिस में तोड़फोड़ की। चावल वाले चिल्ला उठे, मीडिया दंग रह गई और खुद अनुपमा शॉक्ड रह गई। फिर भी उसने कहा, मैं डर कर पीछे नहीं हटूंगी, सच को जेल नहीं बंद किया जा सकता। पुलिस उसे ले जाने लगी और चावल वाले रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। गौतम दूर से बालकनी से खड़ा ये सब देख रहा था और हंस रहा था। और इसी क्षण पर्दा गिर गया, क्योंकि असली खेल अभी शुरू हुआ था। कौन सच में किसका दुश्मन, कौन किसका इस्तेमाल कर रहा, कौन काले पैसे का मालिक, कौन एक्सपोज होगा और क्या अनुपमा जेल से भी चौल को बचा पाएगी। अगला मोड़ सबसे बड़ा होगा, अगला ट्रूथ सबसे खतरनाक। इस लड़ाई में जीत किसकी होगी, ये अभी कोई नहीं